हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। तो वेलकम टू टेस्ट बुक क्वांट सेक्शनल 5 मॉक टेस्ट। यहाँ पे हम लोग सीरीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी टेस्ट बुक के क्वांट सेक्शनल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल अप्रोच के साथ। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, और वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग किसी क्वेश्चन को 50 सेकंड की जगह 20 22 25 सेकंड में कर सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसके व्यूज़ तो ठीक आ रहे हैं। लगभग 20 22 हज़ार लोग लगातार जुड़े हुए हैं। ये बताता है कि शायद मैं सही ट्रैक पे हूँ। आप लोगों के लिए जो भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसको चेंज करता जा रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था भैया बाइलिंगुअल रखिए, बाइलिंगुअल स्टार्ट हो चुका है। सेकंड थिंग आप लोगों ने कही थी भैया एड्स आ रहे हैं, तो एड्स बंद हो गए हैं। कुछ लोगों का सजेशन है थोड़ा कम हिला करो, तो भाई इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे। मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगा और सफल रहूँगा। और एक और चीज़ कि आप लोगों ने कहा है कि भैया एक्सप्लेन थोड़ा सा और करो। अ, वीडियो जरूर लंबी हो जाए लेकिन एक्सप्लेन करते चलो, ठीक है। तो उसका भी पूरा प्रयास रहेगा। कोई भी और क्वेरी हो, डाउट हो तो बता दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लास चल रही। हम लोग यहाँ पे अपने आप को बेटर करने के लिए आए हैं। तो बेटर करने के दृष्टिकोण से जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम रेडी बना दिया जाए। चलिए, एक छोटी सी विनती है कि भाई कंट्रोवर्सी वगैरह में इतना मत फंसो। कंट्रोवर्सी हो गई या फिर झूठी खबरें हो गई कि डिस्क्रिप्शन आ रहा है या एडिक्विटी बैन हो गई, इन सब चीज़ों की वीडियोस देख के अपना समय बर्बाद मत करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन क्लिक बेट्स के चक्कर में कुछ लोग जो काफ़ी, जिनको मैं मानता हूँ वो भी ये सब करते हैं केवल व्यूज़ के लिए। तो भाई आप कम से कम उसमें मत फंसो और कोशिश करो कि केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया जाए, क्योंकि उसी से सिलेक्शन होना है। यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। सेल्फिश बन के अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है भाई। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू 4 स्क्वायर बेस pyramids. Each has the same height h and the base length of each pyramid is find the height of the pyramid if the length of its base is 20 सेंटीमीटर। भाई, एक क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम होता है कि हम उसको समझें। किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, अगर हम उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, ज़्यादातर चांसेस है कि आप उसको गलत कर बैठो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक सिलेंडर लेते हैं, उसको पिघला देते हैं, और पिघलाने के बाद भैया उसमें से 4 पिरामिड निकाले जाते हैं, ठीक है। उनका बेस बराबर है, तो उनकी हाइट बताओ। बेस की जो लेंथ है उन्होंने 20 बताई है, और हाइट आपको निकालनी है। इसमें कुछ नहीं करना रहता। दोनों के जो वॉल्यूम है उनको साइड बाय साइड रख देना है, और फिर काटा पीटी करके निकल जाना है। तो भाई मैं कहूँगा सबसे पहले हम लोग सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बताएंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख देते हैं पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी है भैया? 22/7। ओके। यहाँ पे हमारी ऊंचाई कितनी है, मतलब की हाइट कितनी है? 28। ये होगी सिलेंडर की हाइट। उसके बाद रेडियस कितनी है? 10। तो ये हो गया 10 × 10। अब हमारे सामने जो 4 हमारे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 करेंगे उसके पहले, लेकिन 4 पिरामिड है तो 4/3 इंटू बेस का एरिया, बेस 20 है तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो काटा पीटी में सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग क्या करते हैं भाई, कि ना जैसे मान लो यहाँ पे गलत तरीके से लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 28 काटा 7 से, तो यहाँ पे नीचे मैंने काटते समय गलती से 4 लिख दिया कि ये 7 से मैं काट रहा हूँ और ये 4 लिख दूंगा, तो मैं इसको बाद में लिख दूंगा। लेकिन क्या होता है ना गलती से, कि भाई फिर आप इसको बाद में नीचे ही समझने लग जाते हो। तो जब भी काटा पीटी करो भाई थोड़ा सा ध्यान से, है ना, जहाँ काट रहे हो वहां पे लिखो, और जो बचे उस पर गोला लगा दो। कैसे? देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है ये बेसिक है, बट इसके चक्कर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी बार आप क्वेश्चन गलत कर बैठे होंगे, और गलत करने के चक्कर में आप लोग कभी कभी टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा देते होंगे, ठीक है। जैसे 7 से मैं अगर इसको काटता हूँ तो 4 ऊपर ही लिखें, ठीक। 10 आराम 100 होता है तो मैंने इसको काट लिया। 20 400 होता है तो यहाँ पे 4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, ओके। 22 और 4, तो इस साइड हमारा 4 है, ये नीचे आएगा, और 3 हमारा ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? 66। यहाँ पे 22 बचा है और यहाँ पे 3 बचा। 66/4 इक्वल टू 16.5। कोई दिक्कत थी? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत थी। और हाइट हमारी कितनी निकली? 16.5। एक बात बताइए, क्या इसमें कुछ समझाने लायक था? क्या इसमें कुछ समझाने लायक था? मुझे तो नहीं लगता कुछ समझाने लायक था। दोनों दोनों के वॉल्यूम आमने सामने रख के काटा पीटी कर देनी थी। मुझे पता है कि जीवन में आपका अच्छे से काटा गया है,
किस्मत द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग काट सकते हैं। चलो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 4 एंड 5, 6। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हैं, कह रहा है एक लाइन है, लाइन से 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट के हिसाब से आप बताओ कि उसका स्लोप क्या है। तो भाई स्लोप क्या होता है कि वो कितना थीटा एंगल बना रहा है, टेन थीटा। ठीक है, वो कह रहा है टेन थीटा बताओ, या फिर इसी को हम लोग एम कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, या फिर भैया डेल्टा वेल्टा तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सिंपल भाषा में बताओ कि जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालना है। या फिर अगर यहाँ पे ये हम लोगों को पॉइंट ना दिए जाते, पॉइंट के भीतर हम लोगों के लिए कोई इक्वेशन दी जाती, इक्वेशन होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, है ना, प्लस सी होती, तो उसके हिसाब में जो स्लोप निकलता है वो निकलता है एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। क्या आपको ये सब पता है? क्या आपको ये सब पता है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका बेसिक है। ठीक, अब क्या करना था इसमें? क्या ये सब याद रखना था? हाँ, याद तो रखना था क्या, लेकिन इतना सब करने की जरूरत थी? कुछ नहीं करना था। 6 में से 4 को घटाना था, 5 में से -2 को घटाना, 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 2 आएगा। 5 में से -2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 बटा, ये हो जाएगा हमारा 2/7। आंसर हो गया भवन। यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात थी, है ना? नहीं थी भैया, बस हमको ये फॉर्मूला थे ना, वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। कह रहा है एक सर्टेन प्राइस पे एक आर्टिकल को बेचा जाता है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3%। देखो, जब भी मैं ये देखता हूँ ना, तो मुझे भाई ये दिखता ही नहीं है। आपको दिखता हो तो भाई आपकी गलती है कि आपको ये 33 सही 1/3% दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि 1/3 है ये क्या है? 1/3। कि कोई चीज़ 3 रही होगी तो एक की बात की जा रही है। ओके, और ऐसा ही दिखना चाहिए जब भी फ्रैक्शंस दिखें आपको। जैसे यहाँ पे 40% दिख रहा है, ठीक है, तो 40 ना दिख के आपको 2/5 दिखना चाहिए। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो, कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको जब एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है, तो कितना हुआ? मान लो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस हो गई, कोई एक सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 33 सही 1/3% ऑफ दिस प्राइस। कह रहा है कि अगर जितने में बेची जा रही थी उसके 1/3 में बेची जाती, मान लो ये 3 रुपए में बेची जा रही थी पहले, फिर कह रहा है कि अगर वो दूसरी बार जब बेची जाती तो वो 1 रुपए में बेची जा रही थी, ठीक है, ऑफ दिस प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 33 सही 1/3%। ठीक है, अब देखो भाई, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको 1 रुपए में बेचोगे तो तुम्हें 33% की हानि होगी। कैसे 33%? अच्छा, तुमको अब फिर वही देखना चाहिए कि अगर कोई चीज हम 3 रुपए में बेच रहे हैं, 3 रुपए की होगी तो 2 रुपए में बेच रहे होंगे, तभी तो भाई इस पे 1/3 का लॉस हो रहा होगा, समझे? लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1, तो हम इसको 2 कर देंगे। इसको 2 करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब कि 6 रुपए रही होगी, तो दूसरी प्राइस कितनी रही होगी? जब दूसरी बार बेच रहे होंगे तो वो 2 रुपए रही होगी, और इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 3 रुपए रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या आपको मैं जितना बता रहा हूँ ये सब 15 सेकंड, या फिर अगर ठीक ठाक आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 15 सेकंड लगेंगे ऐसा लिखने पे, ठीक है। अब कह रहा है मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो मूल विक्रय मूल्य यानी जो हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो कितना था? वो था भैया 6 रुपए। कितना था भाई? वो था 6 रुपए। अब 6 रुपए का 40% कितना होता है? सीधा हम लोग 6 गुणा 4 कर देंगे, 6 गुणा 4 24 हो जाएगा, तो 2.4 निकलेगा इधर से। ओके, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 3, तो 2.4/3 यहाँ से। अब भैया इसमें से हम लोग निकालेंगे कि 0.6 बचेगा, उसको काटेंगे 3 से, फिर 20% हमको निकालना होगा। ऐसे ढूंढना किया जाता है। ये दिख रहा है भाई 3 से 8 बार जाएगा, खत्म, 20% निकलेगा लॉस। आंसर। चलो नेक्स्ट। कह रहा है पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स 40 मिनट्स। ओके, तो कह रहा है ये दोनों जो पाइप हैं ये हमारे फिल कर रहे हैं, ये दोनों। ओके, रेस्पेक्टिवली वेयर इज a third pipe C can empty the full tank in 1 hour 40 minutes. A and B are opened at 2 p.m. and 3 p.m. तो कह रहा है जो हमारा पाइप सी है वो खाली करता है, ठीक, वो खाली करता है, मतलब ये नेगेटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ओके, वो कह रहा है वो कितने में कम कर देता है? 1 घंटा 40 मिनट में खत्म कर देता है। A and B are opened at 2 p.m. and 3 p.m. respectively and C is opened at 4 p.m. The tank will be completely empty at। तो कह रहा है कि अगर A को 2 बजे खोला जाता है, बी को 3 बजे खोला जाता है
और सी को 4 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, कितने बजे खाली हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले यहाँ पे घंटे लिख लेंगे, उससे हम लोग उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे और कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। कैसे? ए कितने देर में भरता है, 4 घंटे में। बी कितने देर में भरता है, 6 घंटा 40 मिनट में। तो ये इसको हम फ्रिक्शन में चेंज कर लें, फ्रिक्शन में कितना होगा, 20/3 आवर, है ना, 20/3 आवर। उसके बाद अगर हम बात करें कि सी कितने में करता है, 1 घंटा 40 मिनट, तो इसको भी फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5/3 आवर। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसको हम लोग वो ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एक 20 आएगा ना इधर से, इसको काटेंगे, ये हो जाएगी 5 हमारी, ये हो जाएगी हमारी कितना, 4 या 3 हो जाएगी ये हमारी, है ना, और इसको काटेंगे 12 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है। अब इतना मैं बता रहा हूँ, क्या इतना आपको 12 से 13 सेकंड 15 सेकंड में नहीं करना था, करना था भैया। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। कह रहा है कि अगर ए हमारा 2 बजे चालू होता है, तो हम पहले 2 बजे से 4 बजे तक ए को चला लेते हैं, तो कितना 5 यूनिट भर रहा है, तो 2 घंटे में 10 यूनिट, ये पॉजिटिव है। उसके बाद कह रहा है 3 बजे बी चालू होगा, 3 बजे बी चालू हो रहा है, मतलब 3 यूनिट भरेगा 1 घंटे तक, 3 यूनिट। कह रहा उसके बाद हम ना सी चालू कर देते हैं, तो सी की कितना है, -12 और +5 +3, तो तीनों हम जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। मतलब 4 बजे से हमारी जो कैपेसिटी होगी वो -4 होगी। और कितना खाली करना है हमको, 13 खाली करना है। 13/4 कितना होता है, 3 घंटे और 15 मिनट। 13/4 3 घंटे 15 मिनट, तो कितना 4 बजे से 3 घंटे 15 मिनट, 7:15 पे हमारी टंकी खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू को सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर बार लगा है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बार लगा है क्या मतलब है, सबसे पहले जो हमको सॉल्व करना होगा वो ये होगा। ठीक, तो इसको 7 दिख रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 9 ये है, 2 से गुणा करेंगे 6 ये हो जाएगा, मतलब 15/14। ठीक, 7 गुणा 15 से गुणा करना है, फिर 7/15 से ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ से 1/2। ठीक है, अब 1/2 माइनस 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, तो आ जाएगा अपना -1/10। -1/10 इंटू 3/5, आंसर आएगा हमारा 3/50, बट माइनस का। चलो नेक्स्ट, यदि if the ratio of the mode and median is 13:9, then find the ratio of the mean and mode using empirical relation। देखो आपको एक बात बताएं, 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने गलत किया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आपको याद रहना चाहिए। वो क्या है भैया, वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अरे भैया ये तो याद है हमें, ये याद तो है आपको, लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि यही नहीं समझ पाए थे लोग और बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो में दिया है, तो हमें क्या करना है, रेशियो में दिया हो जैसे चाहे हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास दिया है मोड और मीडियन। मोड कितना है भाई, मोड है हमारे पास 13 और मीडियन है हमारे पास 9, तो 9 27, 9 27। मोड है 13, तो 13 इस साइड आएगा, -13 इज इक्वल टू 2 मीन, है ना, तो 2 मीन 2 बटा में जाएगा, यहाँ पे 14, 14/2 7। हमारा मीन कितना हो गया, 7। हमसे कह रहा है द मीन एंड मोड यूजिंग मीन एंड मोड का रेशियो निकालना है, तो मीन कितना है भाई 7। 7 केवल एक ही उसमें है, बता मैं आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट की माप 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है और ऐसे 125 नोटों का एक बंडल 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपए के नोटों का मान याद कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया जाता है। देखो भाई सारे के सारे आंसर लेक्स में है, तो हमें नहीं जानना 100 जितने भी जीरो होंगे हमें कोई मतलब नहीं है कितने जीरो है, हटाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स में पैसे रखे जाने हैं, तो जो भी बॉक्स में होंगे सबसे ऊपर हम लोग बॉक्स के रख देते हैं कि बॉक्स कितना बड़ा है। बॉक्स हमारा है इतने डायमेंशन का, ठीक है, और इतने डायमेंशन में 15 इंटू 8 इंटू 2 सेंटीमीटर में 125 नोट रखे जाते हैं, मतलब यहाँ पे 125 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब हमें फिर बात वही हो गई, 0 0 हम लोग हटा देते हैं ज़्यादातर, ये 0 भी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि लाख में आ रहा है ना हमारे पास, तो चलेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। काट लेते हैं, चलो 8 से 6 आएगा, 15 से ओके इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 भी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बचेगा कितना, 15 दूनी 30, 30 का 3 आएगा, 3 का 3 कट जाएगा। ठीक, 36 गुणा 6 और 125, तो कह रहा है 216 गुणा 125। देखो
आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर 125 दिख रहा है तो आपको ये दिखना चाहिए कि अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसमें 8 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 से भाग देंगे 27 बार जाएगा और हमारा केवल एक ही आंसर है जो 27 है, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक है, हमने जीरो क्यों अवॉइड किए? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रख रहा था, ऑप्शन अलग अलग हैं। अगर ऑप्शन सेम होते कि 27 लाख 27,000 दिस एंड दैट, देन हम लोग जीरो को कंसीडर करते। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग और वर्ग के में अंकित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो उल्टे अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ कांटों के बीच का क्षेत्रफल कितना है? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा थोड़ा ना अप्रोक्सीमेशन से या फिर कुछ कुछ आपको वैल्यू याद रखनी होंगी। जैसे आपको याद होना चाहिए कि भाई 3.14 हमारी पाई की वैल्यू होती है। ओके, अब वो कह रहा, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा वर्ग है, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर में दो हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है तो भाई अगर हम जोड़ेंगे तो फुल सर्कल हो जाएगा। फुल सर्कल हो जाएगा, उसकी रेडियस कितनी निकलेगी? 5। तो अगर मैं 5 बोलूँ इसका, ठीक है, हमारे पास जो वृत्त है स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? 10 10 और 10 के हमारे पास डायमेंशन है तो 10 10 हम 100 हो जाएगा उसका एरिया। ठीक है, टोटल। अब उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा? ये एरिया। कौन सा एरिया? ये। तभी तो हमारा जो बीच का एरिया है वो निकलेगा। वही तो कह रहा है कि अगर हम अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ कांटों के बीच का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये एरिया पूछ रहा है ना, जब ये घटा देंगे तो अपने आप निकल आ जाएगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा भाई? पाई आर स्क्वायर होता है, कितना ईजी है, 3.14 होता है। अब एग्जैक्ट देखो, पूरा गुणा करने से अच्छा है देखो हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग से चलें। दिमाग से कैसे? आपको गुणा करने की भी आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। 25 होगी रेडियस, 25 अपन को पाई से गुणा करना है, तो आप पाई को 25 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 25 75, मतलब 75 हमारा होगा प्लस कितना, जब 25 को 14 से गुणा करेंगे तो कैसा, आपको अभी बताया। जैसे 125 को जब हम 8 बार गुणा करते हैं तो 1000 हो जाता है, 25 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है। मतलब अगर मैं इसमें 4 में भाग दे दूं, 4 का भाग दे दूं तो हमारा जो भी होगा वो निकल आएगा। 14 में 4 का भाग देंगे 3.5 निकलेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 78.5। ठीक, आंसर क्या होगा? 100 में से घटा देंगे तो 21.5। चलो नेक्स्ट। देखो, मैं हिंदी में भी आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, इंग्लिश में भी, और मुझे लगता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं क्या बोलते, मध्य में नहीं रह सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि आपको एक बार इंग्लिश में भी बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी बता रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं अभी मैं टर्मिनोलॉजी है जो भी मैं कर रहा हूँ वो क्या मैं आपको बिल्कुल सादा यूज़ कर रहा हूँ, मैं हिंदी का एकदम ही प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्रेडिट तो मुझे देना ही होगा कि मैं आपकी बातों को समझ के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ए स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू का मान क्या है भैया? आप बोला ए स्क्वायर, यहाँ तो कुछ और लिखा है, a-1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो ये ऐसे मत देखा करो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आपको देखना चाहिए कि अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू x है, ये भी ये y है और ये z है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है भाई? फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो a-1 इक्वल टू अगर 0 है तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी? a की वैल्यू निकलेगी 1। सिमिलरली ये हमारा बाहर जाएगा, b की वैल्यू कितनी निकलेगी? -2। c की वैल्यू कितनी निकलेगी? फिर से 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, c का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और c का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 1 + 4 + 1 आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा। चलो नेक्स्ट। शांत जल में एक मोटर बोट की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात 20:4 है। धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने में नाव को 4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक बोट है, उसकी जो मैं बोट की बात करूँ तो उसकी 20 है, ठीक है, स्पीड, और जो हमारी धारा है वो 4 है। तो कह रहा है कि अगर उसको डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे करते हैं? पहले तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल लो। अप स्ट्रीम कितना निकलेगा? 20 में से 4 जाएगा 16, मतलब धारा के विपरीत वो 16 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, है ना, 16 यूनिट के हिसाब से। ओके, और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 20 + 4 24 हो जाएगा। अब अगर कोई चीज 24 से 4 घंटे में जा रहे हैं, 24 से 4 घंटे में जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये अगर 3 है तो ये 2 है, ये 2 हुई, ये 3 हुई। तो एक बात बताओ, जब गति का रेशियो 2:3 है तो आपको समझ में आता है समय हमारा 3:2 हो जाएगा। 3:2, 2 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी।
ये मैंने क्यों आपको ऐसे बताया, क्यों? क्योंकि आप वैसे सोचें, वैसे तो बिल्कुल ईजी ही है कि 24 चौके 96 बटा 16 हो गई, 6 घंटा निकलेगा, बहुत ईजी है। लेकिन एक सोचने का आपको पर्सपेक्ट भी मैं यहाँ से दूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस को अलग दृष्टिकोण से सोच पाए। जो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं उनको आप ऐसे सोच के थोड़ा सा जल्दी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, 35 व्यक्तियों के एक समूह में 7 नए व्यक्ति शामिल होने पर समूह का औसत व्यय 1 रुपए कम हो जाता है और कुल व्यय 42 रुपए बढ़ जाता है। नया व्यय ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर या सब लोग एक्सेस से करते हैं, लेकिन हम लोगों को एक्स से तो करना नहीं है। हम लोगों को करना है किस चीज़ से भैया? यहाँ ऑप्शन से करके देख लो। ऑप्शन से हमारा आंसर हो सकता है। कैसे? यहाँ पे अगर 42 रुपए बढ़ रहा है, 42 रुपए बढ़ रहा है, तो जो भी वैल्यू 42 अगर हम कम करेंगे तो 35 से कटेगी, और जो 42 से हम लोग जो बढ़ा हुआ मान है वो 42 से कटेगा, ठीक है। और जो भी अंदर आएगा वो 1 का आएगा। अच्छा, कैसे? अगर मैं 42 को इससे काटूं तो ये कितनी बार कट रहा है? ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है। लेकिन अगर मैं 420 में से 42 घटा दूं तो क्या वो 35 से कट रहा है? भाई वो तो नहीं कटेगा, वो तो नहीं कटेगा, सीधी सी बात है ना। उसको 35 से घटा, मतलब 35 से कटने के लिए क्या चाहिए भाई? या तो 0 हो पीछे या 5 हो पीछे, तो 35 से कैसे कट सकता है भाई? 35 से नहीं कटेगा। अब हमारा जो आखिरी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? 462। 462 42 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। कितने बार कटेगा? 11 बार। अगर हम 462 में से 42 घटा दें तो 420 आता है, तो 420 35 से कटेगा, जी हाँ कटेगा। कितनी बार कटेगा? 12 बार। और हमारा जो 1 रुपए कम हो रहा था वो हमको दिख गया कि 12 से 11 हो रहा है, यही आंसर हमारा सही हो। लेकिन भैया यार क्या बात कर रहे हो, हम हैं बिल्कुल पंचवर्षीय योजना वाले व्यक्ति। हम ना थोड़ा सा बेसिक से चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये सब तो हमको लगता है तुक्का, ये सब हमको लगता है तुक्का यार। क्या आप पता एक क्वेश्चन में बैठे दूसरे क्वेश्चन में ना बैठे, आप हम लोगों को पागल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप तो बेसिक से समझाओ, बिल्कुल भाई बेसिक से समझ लो। कह रहा है अगर मैं मान लूं 35 व्यक्तियों के समूह में 7 नए व्यक्ति, पहले जो हमारा एक्सपेंस होगा वो अगर मैं पर व्यक्ति x रुपए मानूं, ठीक है, तो कह रहा है बाद में जो हमारा व्यय होगा वो पर व्यक्ति 35 से 42 हो गया ना, तो x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो पहले हमारा व्यय कितना था? 35x था। अब नया जो हमारा कुल व्यय है वो कितना रुपए बढ़ गया है? 42 रुपए बढ़ गया है। लेकिन हमारे पास अभी कितने लोग हैं? 42 लोग हैं जो कितना व्यय कर रहे हैं? x माइनस 1 व्यय कर रहे हैं। मतलब इसको हम लोग बराबर में रख देंगे, 42x माइनस 42 इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ जाएगा 7x बचेगा, ये यहाँ पे आएगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना? 84 हो जाएगा। और x यहाँ से 7 से काटेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 निकल आएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 12 निकल आएगी तो हमसे क्या पूछा है? नया व्यय बताना है, ठीक है। तो नया व्यय कैसे निकालेंगे भाई? ये नया व्यय है 12 माइनस 1 इंटू 42, 42 इंटू 11 इक्वल टू 462, ठीक है, 462। ये हमारा हुआ आंसर। लेकिन क्या ऐसे करना था? आई डोंट थिंक सो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रन्स फॉर 10 आवर्स एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक एक की किलोमीटर पर आवर घटता जा रहा है, ठीक है। तो भाई जब ऐसी चीजें होती ना जो आपको ऐसे लगातार देखे, तो क्या करना? पहले को जोड़ दो, दूसरे को जोड़ दो, फिर आधा कर दो उसमें। कैसे? जितने भी होंगे उसमें 5 का उड़ा कर दो। देखो जैसे 10 है तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 1 5, मतलब कितना हो जाएगा? 11, है ना। 11 गुना पूरी टोटल संख्या कितनी है? 10, और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 55। मतलब कितना चला होगा वो? 55 किलोमीटर चला होगा। कितने समय में चल रहा है भाई? 10 घंटे तक। 10 घंटे 55 बटा 10, आंसर होगा 5.5। यहाँ पे समझाना है क्या? यहाँ पे कुछ समझाना है? चलो समझा देते हैं। समझ लो कि 1 किलोमीटर चला है, फिर 2 किलोमीटर चला है, फिर 3 किलोमीटर चला है, ऐसे ऐसे वो 10 तक चला है। भाई इसको ऐड करने का क्या होता है ना? क्या होता है भाई? एपी लगा लो अपनी, एपी लगाएंगे तो यहाँ से 55 निकलेगा। जब वो 10 घंटे में 55 चल रहा है ना, तो कितना होगा? 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, इतने इजी तरीके से आप बता रहे हो, भाई दिक्कत कैसे हो सकती? यदि 7 लड़कियां या 5 महिलाएं प्रतिदिन इतने इतने रुपए कमाती हैं, तो जैसे ही आप देखेंगे इसको आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ 1400 है, मतलब कि यहाँ पे 200 रुपए कमा रही हैं। 5 महिलाएं महिलाएं तो ये कितनी कमा रही होंगी पर महिला? 280 रुपए कमा रही होंगी, ठीक है। अर्जित करती हैं तो 7 महिलाएं और 11 लड़कियां प्रतिदिन कितना अर्जित करेंगी? तो भाई यहाँ पे भाई देख लो कि इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, पहले लड़कियां फिर महिलाएं, अब महिलाएं फिर लड़कियां। तो 7 गुणा 280 प्लस 11 गुणा 200, ये निकाला है। अब बताओ क्या इसको पूरा टोटल करेंगे, जोड़ने लगेंगे? नहीं भैया, क्यों? 7 8 56 निकलेगा, मतलब 1 6 आएगा, ऐसा कुछ 60 आएगा। किसके बाद में 60 आ रहा है? ये आ रहा आंसर। चलो नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, करते रहना गुणा तुम लोग। एक वस्तु ए का क्रय मूल्य
वस्तु ए के अंकित मूल्य का इतना इतना है। यदि वस्तु को 100 रुपए की छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ प्रतिशत 50% है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना एक्स है तो एक्स बटा 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपने सही से पहली बात तो पढ़ लिया, पढ़ना जरूरी है, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर भी आपको लगभग लगभग, अगर आप जितना चाहे इजी मेथड से करें, आपको 2 मिनट के समथिंग, डेढ़ मिनट के समथिंग तो आपको लगेगा। क्या आपको प्री में फर्स्ट गो में करना ये वैलिड है? इनवैलिड है। अगर ऐसा कुछ करते हो तुम, तो तुम भाई समझ लो अब आगे भाई कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन को छेड़छाड़ करने की। इसको हम लोग बाद में करेंगे, सेकंड गो में भी नहीं कर, सेकंड गो में करेंगे, थर्ड गो में करेंगे, बिल्कुल आखिरी में जब आपके 24 क्वेश्चन रेडी हो जाएं तब आपको ऐसे क्वेश्चन को छूना है। कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो फिर भी हम लोग अब मान लो सेकंड गो में कर रहे हैं तो आपको आ जाना चाहिए। चलो कह रहा है कि ए का क्रय मूल्य वस्तु ए के अंकित मूल्य का इतना है। तो भाई ये देखते ही क्या समझ में आता है कि 42.85 कितना होता है भाई? 3/7। 3/7 होता है ना। 1/7 कितना होता है? 14.2856। 2/7 कितना होता है? उसका डबल करते हैं, है ना। और तीन गुना करते हैं तो भाई हमारा निकला गया 3/7। तो ये वैल्यू कितने की है? 3/7 की। यानी पहले अगर हम किसी चीज को 7 रुपए में बेच रहे होंगे तो दूसरे बाद में हम उस चीज को 3 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब अंकित मूल्य अगर 7 रुपए है तो क्रय मूल्य हमारा 3 रुपए। अंकित मूल्य कितना है? 7 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। चलो, यदि वस्तु को 100 रुपए की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 7 रुपए में अंकित मूल्य पे आप लोग मार्क प्राइस पे आप लोग 100 रुपए की छूट दे रहे हैं, तो ये तो भाई हमारा रेशियो में लिखा है, तो इसमें से हम सीधा घटा नहीं सकते। तो क्या और आगे देखते हैं। तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ प्रतिशत 50% है। कह रहा है जो हमारा ये है ना, इस पे हमें 50% का लाभ हो रहा है। तो 50% का लाभ कब होगा? जब ये 4.5 रुपए में बेचेगी, ठीक है ना। 4.5 रुपए में बेच रही है, इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 2.5। इसको हम लोग जो रिबेट दे रहे हैं, 100 रुपए की छूट दे रहे हैं, वो 2.5 की वैल्यू 100 रुपीज है। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो यहाँ पे हम लोग अगर जिस हर चीज में अगर 40 से गुणा करेंगे तो हमारा 40 से गुणा करेंगे 7 बार 280 हो जाएगी हमारी मार्क प्राइस। 40 से गुणा करेंगे 3 बार तो हमारी 120 हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। और 40 से गुणा करेंगे 4.8 में तो हमारे 4.5 में तो हमारी वो हो जाएगी ये क्या बोलते हैं यार, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकल रही? 180 रुपए। 4.5 इंटू 40 180। ये आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए। कह रहा है तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ यहाँ पे हो गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, एक्स में बता रहा है, ठीक है, 5.625x इक्वल टू 180। तो कह रहा है एक्स सही एक्स की पावर 3/5 का मान कितना होगा। अब बताओ अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते, कोई मतलब था? कोई मतलब था? पहले तो मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको बताने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा भैया आपको ये नहीं आ रहा था तो आपने छोड़ दी। ठीक है भाई, मुझे जब नहीं आ रहा था चल, मतलब ये यार समझते नहीं हो यार। आपके प्रॉफिट की बात करता हूँ तो आपको लगता है कि इनका कुछ अलग से प्रॉफिट। ठीक है भाई, मेरा तो काम है आपको करवाना, बाकी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 अपॉन 5.625 को हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके बेटा, चलो अभी मैंने आपको बताया था 125 को हमें देखते हैं तो हमको देखना चाहिए 1/8। ठीक है, अब अगर मैं 5 की बात करूं तो कितने 125 आते हैं बताओ? 0.125 बताओ। 8 एक में आएगा 8 बार, ठीक है 125। और 5 में कितने आएंगे? 8.40 बार। और 625 में कितना आएगा भाई? कितना आएगा बताओ? 5 बार और आएगा। मतलब ये हमारी 45 से कट रहा है, ये हमारा 45 से कट रहा है। ओके 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 ओके, और ये भी हमारा 45 से कट रहा है, तो इसको काट देते हैं। 45 से हम लोग काटेंगे 4 बार, ठीक है। 45 से हम लोग काटेंगे इसको, कितना आएगा? 1.125। वो तो हम लोगों ने काट के रख ही लिया था। 3 पॉइंट है, 3 के 3, और इसको हम लोग 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी 8 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा। ये हमारा 8 चौके 32 हो, ठीक है। 32 का 3/5, 5 बार काटेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाए। हाँ, आंसर हो गया। चलो अब बताओ भाई, इतना सारा टाइम देने का कोई मतलब था? मैं तो भाई ऐसे क्वेश्चन को पहले को मैं छोड़ता, दूसरे को मैं शायद बाद में भी नहीं कर पाता। मैं नहीं कर पाता यार, आप लोग कर सकते थे, मैं नहीं कर पाता। ठीक है, यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा की वैल्यू इतनी है तो बताओ इसका मान बताओ। सेम ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट गो में नहीं करना है, फर्स्ट गो में ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। चलो सेकंड गो में अगर हम लोग करते तो कैसे करते? आपको पता है tan थीटा देख के ही आपको tan थीटा नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए?
साइन बाई कॉस, साइन से साइन कटेगा, इस साइड चला जाएगा, तो क्या हुआ 3 इक्वल टू 2√3 कॉस। ठीक है, ये हमारा इस साइड आएगा, √3 इस साइड आएगा, दो नीचे आएगा, √3 आएगा, तो क्या होगा भाई √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई भाई, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हो गई। अब ये 30 डिग्री के बाद इसको पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे भाई अरे यार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसको भी हम लोगों को सेकंड वो में ही करना था। 3/4, 3/4, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, हमारी साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा की जितनी वैल्यू होती है उसका अगर 1/, कर देंगे 1/, उल्टा कर देंगे तो हमारी कॉसेक की निकल आती है। भाई इसको छोड़ ही देना था, सॉल्व ही नहीं करना। चलो यहाँ पे कितनी निकलेगी 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है 1/3 है ना, 1/3 हो जाएगा ना, 1/√3 होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 1 बटा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, करेंगे 1/4। ठीक है, उसके बाद टेन स्क्वायर 2 थीटा, टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना होगा, चलो 4 5 5/3, 5/3 गुणा यहाँ पे लोग करेंगे 13/4, 13/4, तो 4/13 हो जाएगा, इंटू 3/3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर होगा 5/। क्या आप ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, ये ऐसे ही करना वरना देर लग जाएगी। 154 पेनों को ए बी सी और डी में 2:3:4:5 में वितरित किया जाना है। यदि गलती से पेनों का वितरण 1/2:1/3 1/4:5 1/5 के अनुपात में हो जाता है तो ए को प्राप्त पेनों संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले 2 3 4 5 सबको जोड़ लेंगे, कितना निकलेगा 4 × 12, 12 2 14, 14 को देंगे यहाँ से 14 से काटेंगे तो 11, यानी ए को सबसे पहले 11 दूनी 22 पेन मिल रहे थे। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/2 मिल रहा है कितना, तो अगर हम इसको 60 से गुणा कर देंगे तो 60 से काटेंगे तो यहाँ पे 30 है ना, 30 20 और 15 एंड 12, तो ये लगभग लगभग अगर मैं देखूं दूर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये 77 के करीब बनेगा, 77 दूनी, क्योंकि अगर मान लो ये कुछ भी बनता तो 3 बार कटता, कितने बार कटेगा भाई, ज़्यादातर चांसेस है कि 2 बार कटेगा, 3 बार तो वैसे भी नहीं कटेगा, 4 बार भी कम नहीं कट सकता, क्योंकि 30 ही भाई लगभग लगभग 5 बार काटेगा, तो भाई ये लगभग लगभग 2 बार ही काटेगा, 2 बार काटेगा मतलब यहाँ पे 30 नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू 60 होगी, 60 - 22, आंसर होगा हमारा 38। चलो नेक्स्ट, दूध और पानी के किसी मिश्रण में 20% दूध है, 20% दूध है का मतलब क्या हुआ भाई 1/5 है हमारी। ठीक है, बिल कितना है 1/5, यदि मूल रूप से उपलब्ध पानी की समान मात्रा, मूल रूप से उपलब्ध पानी की समान मात्रा कितनी है भाई, यहाँ पे अगर एक जो है हमारा दूध है तो हमारे 4 पानी रहे होंगे, 4 यूनिट पानी रही होगी ना, तो कह रहा है यदि मूल रूप से उपलब्ध पानी की समान मात्रा को उस मिश्रण में मिला दिया जाता है तब परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, भाई 4 हमारा था तो इसमें 5 की जगह हम लोग 9 कर देंगे। ठीक है, 1/9 हो गया, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा यहाँ पे पानी की मात्रा पूछा है तो पानी की मात्रा कितनी होगी 8/9। ठीक है, कितना होगा 8/9 की वैल्यू होगी 89, क्यों, क्योंकि 1/9 कितना होता है 11.1, 8/9 कितना होता है 88.8888, तो वो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7a42b 42(5b) 36 से विभाज्य है तो a - b कितना होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर ये 36 से कट रहा है तो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है मतलब लास्ट 2 डिजिट हमें 4 से कटवानी है, 4 से कटेगा 1 बचेगा, मतलब 1, यहाँ पे अपन को ऐसा रखना है कि जो 4 से कटे, तो या तो 12 होगा या फिर 16 होगा, मतलब b हमारा जो होगा इधर 2 और 6 होगा। चलो अगर मैं बात करूं आगे, 7 से 2 कटेगा, 4 से 5 कटेगा, मतलब 7 से 2 यानी 7 और 2 9 होगा, 4 और 5 9 होगा, मतलब a + b की वैल्यू हमारी कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, a + b की वैल्यू हमारी 9 होगी, तो b हमारा अगर कह रहा है a - वैल्यू b बताओ, a - b बताओ, अगर आपको दिख रहा है कि अगर मैं b की वैल्यू 6 रख दूंगा तो a की वैल्यू 3 निकलेगी, जो कि हमारी a - b नेगेटिव हो जाएगी, जो आंसर में नहीं है, तो हमें क्या रखना होगा b की वैल्यू 2, तो a कितनी हो जाएगी 7 7 - 2 = 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चीनी की कीमत 50% बढ़ गई, मतलब पहले चीनी की कीमत कितनी रही होगी 2, अब कितनी हो गई होगी 3। चलो तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है, मतलब पहले वो 4 रुपए खर्च करता था, अब वो 5 रुपए खर्च करने लगा होगा, उसे अपनी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो भाई एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ, 6 से गुणा क्यों, क्योंकि 2 इधर है 3 इधर है, तो 6 से गुणा कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 24 एंड 30, तो यहाँ पे कितना होगा 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से कितने से गुणा करेंगे यहाँ पे 10, मतलब पहले चीनी वो 12 यूज करता होगा तो अब वो 10
यूज कर रहा होगा। 12 यूनिट पहले करता था, अब 10 यूनिट यूज कर रहा है। तो कितना कम हुआ भाई? 2/12, यानी 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16.67। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? ऐसे नहीं करना था तो भाई कैसे करना था? मान लो 100 रुपए थी किसी चीज की कीमत, ठीक है, 100 × 100 = 10,000। ये क्या लिख दिया भैया? मान लो मैं पूरी की पूरी कीमत, जो हमारी कीमत है वो 100 रुपए मान लेता हूँ, यूनिट वो 100 रुपए ही यूज कर रहा है, 100 यूनिट ही यूज कर रहा है, तो 100 की कितना बढ़ जाएगा भाई? 150 भाई यूज करने लगेगा, है ना। और ये यहाँ पे वो 25% की वृद्धि करता है, मतलब 12500। ठीक है, अब 150 को हम लोगों को इससे भाग दे देना है ना। तो 005 से काटेंगे 250, तो 250/3, मतलब 300 की चीज, 300 रुपए अगर हम पहले यूज करते थे, तो मतलब 300 किलो पहले यूज करते थे, सॉरी सॉरी, अच्छा खपत ही पूछ रहा है, तो 300 अगर पहले होती थी तो अब 250 हो गई होगी, मतलब 1/6। ठीक है, आंसर हमारा कितना लगेगा? चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन के मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके करा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो, एक कनेक्ट ना कर पाए तो दूसरे से कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने आप में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पहले से मैं काफ़ी ठीक ठाक आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, धीरे धीरे मैं और ज़्यादा ग्रोथ दिखाऊंगा। When the price of an article was reduced by 20%, अगर 20% घट रही तो कितनी हो गई हुई भाई? 5 रुपए रही होगी पहले, तो अब वो 4 रुपए रही होगी। ठीक, इट्स सेल इंक्रीज बाई 80%, अगर सेल 80% इंक्रीज हो रही है तो क्या हुआ होगा भैया? पहले 5 रुपए हो रही होगी सेल, तो अब वो 80% यानी कि कितनी हो गई होगी भैया? 9 हो गई होगी। तो 25 और अब कितनी हो गई होगी? 36। इसको 4 से गुणा करेंगे, मतलब 100 रुपए की सेल 144 हो रही होगी अब, तो 44% का इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं बिना देखे करता तो कर लेता, क्योंकि एलिमिनेट सम ऑप्शन, रहने दो यार। इस क्वेश्चन को बिना देखे किया जा सकता था, बस इतना ही बता रहा हूँ, मतलब ऑप्शन से कर लेता, मुझे पता था देखते ही कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एंड आप भी समझ जाओगे जब आप तालों दोगे चीज़ों में। खैर इसको कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में, सॉरी चीनी नहीं, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, मतलब 100 रुपए की चीज रही होगी तो अब वो 80 रुपए की रही होगी। कोई दिक्कत है? तो इसको मैंने क्या लिख लिया था? 5, है ना, इसको रेशियो हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है? 5/4। अब वो दूसरा कह रहा है कि इसकी जो बेच रहे हैं हम लोग, पहले वो अगर 100 यूनिट बेचती थी तो उसमें 80% का इजाफा हो गया, कह रहा है कि वो 180 बिकने लगी। तो इसको हम रेशियो लेंगे, मतलब पहले 20 से काटेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब अगर वो 5 यूनिट पहले बिकती थी तो अब 9 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कहाँ गया? यहाँ पे 5 का 9 हो गया। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे आपको कैसे पूरा काट के नहीं करना है, 25 में देंगे, 9/25 की वैल्यू यहाँ पे देखो, 25 का 4 से गुणा करिए, इसका 4 से कर दिया, 144 में कर 44 प्लस हो गया। चलो नेक्स्ट। 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले दो भवनों के शीर्ष, जैसे 90 55 देखा हम लोगों ने, क्या हुआ? 35 आ गया। ठीक है ना, तो इजिली हो जाएगा ना तुरंत देखते ही। एक धातु के तार से जुड़े हुए यदि धातु का तार क्षैतिज रूप से कोण बनाता है तो tan थीटा 3/7 है, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी बताओ। मतलब पहले तो समझो, अभी एक आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, मतलब कि ऊंचाई में अंतर कितना है? 35, तो ये कितना हमारा हो जाएगा? 35। ओके, लेकिन उसके हिसाब से ये 3/7 है। कैसा 3/7 है? कि एफ tan थीटा 3/7 मतलब ये हमारा 3 है, तो ये हमारा 7 है, और 7 की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो क्या होगा? 35/3 × 7। कर लो भाई इसको सॉल्व, अगर नहीं करना तो कम अप्रोक्सीमेट से कर लो। 35 से लगभग 12 बार जाएगा, 12 7 84, 84 से थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा कम ऑप्शन हमारा है 82 मीटर, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/4 चाल कर देता है, मतलब 5 रही होगी, तो अब कितना हो गया? 4। चलो, और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब एक का अंतर कितना होगा? 20 मिनट। तो कह रहा है कार्यालय पहुंचने के लिए उसका वास्तविक समय क्या होगा? 5 × 20। ओके, देरी से पहुंचता है, मतलब पहले से करता है ना, तो 5 चौके, चलो। अविनाश की आयु उसके बेटे अरविंद की आयु से 5 गुना है, मतलब अगर उसकी आयु 5 है तो उसके बेटे की आयु बन रही होगी। ठीक, 4 वर्ष के बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु से 4 गुना हो जाती है। ओके, 4 गुना हो रही है, मतलब कि अब उनके बीच में 1/4 है। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया यहाँ पे 4 का अंतर है, आयु तो हमेशा बराबर रही होगी, यहाँ पे 3 का अंतर है, तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 का कर देंगे, तो 3×5 = 15/3, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे 16/4। कोई दिक्कत? अब इनके बीच में बराबर हो गया है। अब एक बार बताओ, वो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो वर्तमान आयु का औसत अगर हम लोगों को याद करना है, मतलब कि 15 + 3 18, 18/2, 9 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटना चाहिए, कटना चाहिए। हाँ भैया यही है एक ऑप्शन जो 9 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी सॉल्व करने की आदत है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना है, एसएससी को जानना है, समझना है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब देखो कह रहा है कि कितने बार हो रहा है, 4 वर्ष बाद हो रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो हम लोग कितने की वैल्यू निकालनी है, 18 की वैल्यू, 18 नहीं 9 की वैल्यू, 9 × 4 = 36। ठीक है, आंसर हम लोगों का एग्जैक्ट आ गया। करते रहो सॉल्व। कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 8 गुना होगा। तो भाई अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या उतने समय में, जितने समय में हो रहा है उसका डबल कर देना है। कैसे कर देना है, मान लो हमारे पास यहाँ पे 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 1 का 2, तो कितने गुना करना है इसको, 8 गुना करना है। तो 2 का अगले 6 वर्ष में कितना होगा, 4, 4 का अगले 6 वर्ष में कितना होगा, 8। तो 6 वर्ष यहाँ पे, 6 वर्ष यहाँ पे, 6 × 18 आंसर हो जाएगा। वैसे भी जो आंसर रहेगा ज़्यादातर, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज़्यादातर क्या 100% जो आंसर रहेगा इसका मल्टीपल ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 घंटे के सप्ताह के लिए एक आदमी का मूल वेतन 200 रुपए है, ओवर टाइम का मूल दर से 25% अधिक भुगतान किया जाता है। एक निश्चित सप्ताह में उन्होंने ओवर टाइम काम किया और उनका कुल 300 रुपए है, इन्होंने इसलिए उन्होंने कुल काम किया। तो कह रहा है कि भैया 40 घंटे अगर कोई काम करता है तो उसको जितना रुपए दिया जाता है उसके बाद ओवर टाइम अगर करेगा तो उसका 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 300 रुपए अगर वो मिल रहा है तो बताओ उसने कितना काम किया। सबसे पहले मैं ये तो मान लूँ उसको 40 क्या बोलते हैं इसको 40 घंटे काम करेगा। ठीक है, और 40 घंटे काम करेगा तो उसको 200 रुपए तो मिलेगा ही। अब इसमें से 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों, अब 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब कि 25% इसकी ज़्यादा रही होगी। ठीक है, 40 घंटे के लिए अगर उसको 200 रुपए मिल रहा है, 40 घंटे के लिए उसको 200 रुपए मिल रहा है, तो 100 रुपए उसको मिलते 20 घंटे के लिए, लेकिन ये तो उसको 20 घंटे के नहीं, वहां पे उसको 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 16 घंटे अगर वो काम करता पहले तो ओवर टाइम के मतलब क्या बोलते हैं ओवर टाइम के 16 घंटे जो उसके रेगुलर आवर उसके 20 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पे 16 हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 56। कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो गया है, 40 मिनट का, और अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छा होगा। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी बातें जो थी मैंने की हैं, आप लोगों को चाहे कंट्रोवर्सी से दूर रखना हो या फिर जो फेक न्यूज़ या फिर ऐसी न्यूज़ जिनका कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो आपको उनसे दूर रहना है। कैसे असर नहीं पड़ना भैया, डिस्क्रिप्टिव होगा तो वो तो दिक्कत है ना। अरे भाई दिक्कत है तुम्हारे लिए है क्या के लिए, अरे भैया मैं हिंदी मीडियम का हूँ, हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए ज़्यादा दिक्कत होगी। अरे भाई तुमने प्री निकाल लिया है क्या, या मेंस भी निकाल लिया है कि तुमको अब सीधा डिस्क्रिप्टिव में ही बैठना है। और एक बात बताओ, जब तक एसएससी नहीं कह रही है जब तक कैसे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इस साल का नोटिफिकेशन निकल आया है, अगर वो लोग आप करेंगे तो आपको पता है ना केस हो जाएगा, केस हो जाएगा फिर उनको दिक्कत है। दूसरी चीज भाई मुझे वो दुख लगता है कि मैं देखता हूँ भाई एक वीडियो जो बेवजह थी, उसका कोई मतलब नहीं था, एडुकेटी बैन हो गई है, उस पर आप देख रहे हो इतने सारे व्यूज है, बाद में उसने बस केवल क्वेश्चन मार्क लगा दिया किसी भी ने भी। ठीक है, एक वीडियो जिसपे भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उस पर 5-5 लाख 6-6 लाख व्यूज दे रहे हो। आपको मतलब है कंट्रोवर्सी से, आपको मैं हर बार यही कहता हूँ सेल्फिश रहना है, सेल्फिश रहना है, सेल्फिश रहना है। कोई भी मास्टर हो, कोई भी कुछ भी हो, समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे उससे अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है उससे सुनना है, पढ़ना है और बस निकल जाना है, मुझे सिलेक्शन लेना है।